कुआं की परछाई भाग 1। ये कहानी है पिपरिया की। एक ऐसा गांव जहां सदियों से सूखा पड़ा है। यहां बारिश होती थी, लेकिन गांव के बीच में मौजूद एक सूखा कुआं, जिसे काल कुआं कहते थे, हमेशा रहस्य और डर से भरा रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि कुएं के नीचे कीचड़ में कोई चीज दबी हुई है, जो गांव का पानी और शांति दोनों पी रही है। मुख्य पात्र प्रताप, गांव का मुखिया, दिखने में कठोर पर अंदर से डरपोक और जो रहस्य जानता है। रोहन, गांव का ही एक लड़का, इंजीनियर, तर्कवादी, जो सूखे को हल करने शहर से आया है। मीरा, गांव की एक अकेली महिला, शांत, रहस्यमय और कुएं के पास ही रहती है। देखिए मुखिया जी, मैं इंजीनियर हूं। मैंने जमीन की जांच की है। कुएं में पानी जरूर है, लेकिन वो जमीन के नीचे किसी ठोस चीज से दब गया है। हमें बस कुछ फीट और खोदना होगा, जिससे पानी निकल आएगा। नहीं रोहन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और मैं अभी भी साफ मना करता हूं, उस कुएं को मत छेड़ो। वो कुआं काल कुआं है, बरसों से शांत है, उसे शांत ही रहने दो। क्या? शांत रहो गांव के बच्चे, प्यास से मर रहे हैं और आप कह रहे हैं शांत रहो। यह अंधविश्वास है मुखिया जी। वहां बस कीचड़ और पत्थर है। वो सिर्फ पत्थर नहीं है बेटा, इसके नीचे किसी का शरीर दबा है, जिसे इस गांव के पुरखों ने सजा दी थी। अगर तूने उसे छेड़ा तो वो कुआं की परछाई बनकर बाहर आएगा। मुखिया जी सही कह रहे हैं। जब भी किसी ने उस कुएं की मिट्टी खोदी है, रात को कोई अजीब सी गंध आई है और अगले दिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता। वाह, आदमी गायब! ये तो किसी सीरियल की कहानी लग रही है। मैं आज शाम खुदाई शुरू करूंगा और मैं खुद देखूंगा कि कुएं में क्या है। ठीक है, तुझे हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो मीरा को देखना, वो कुएं के पास अकेली रहती है, उसे सब पता है। रोहन 2 मजदूरों को लेकर कुएं की तरफ जाता है। पास के घर के दरवाजे से मीरा शांत भाव से उन्हें देखती है। उसके चेहरे पर न कोई डर है, न कोई भाव। वो तीनों कुएं के अंदर उतरते हैं और वो खुदाई करने लगते हैं। बस कुछ फीट और, मुझे वो लोहे जैसी ठोस चीज दिख रही है। बाबूजी, कुएं से ये अजीब सी गर्मी क्यों आ रही है? इतनी रात है पर ये गर्मी। अरे कुछ नहीं है, हम इतने नीचे हैं ना, इसलिए तुम खुदाई जारी रखो। जैसे ही मजदूर और खुदाई करते हैं, नीचे से जोरदार छपाक की आवाज आती है। पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला कीचड़ ऊपर निकलने लगता है। अरे ये क्या है? ये कीचड़ बदबू कर रहा है। अरे ये कोई धातु नहीं है, ये तो लकड़ी का एक बड़ा संदूक जैसा कुछ है। अरे बाबूजी, ये संदूक, ये तो किसी चीज का ताबूत लग रहा है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। शायद पानी इसी के नीचे दबा हो और शायद यही उसे रोक रहा हो। चलो जल्दी करो। तीनों किसी तरह उस भारी कीचड़ से सने लकड़ी के ताबूत को कुएं के ऊपर तक खींच कर लाते हैं। ताबूत पर अजीब से निशान बने हुए हैं। चलो अब इसे खोलो। नहीं बाबूजी, मैं इसे नहीं खोलूंगा। मेरी माँ ने ये आने से पहले मुझसे ये कहा था कि वहां जो कुछ ही निकले उसे हाथ वही मत लगाना। ठीक है, मत खोलो तुम दोनों, डरपोक हो। अब मैं ही इसे खोलूंगा। रोहन एक औजार से ताबूत का ढक्कन तोड़ता है। ताबूत के अंदर कोई कंकाल या शरीर नहीं है, सिर्फ सूखी मिट्टी का एक ढेर है। लेकिन उस मिट्टी के ढेर पर किसी स्त्री की काली लंबी परछाई तेजी से हिलती है और गायब हो जाती है, सिर्फ एक पल के लिए। अरे सिर्फ मिट्टी है, बस मिट्टी और कुछ नहीं। तुम दोनों ऐसे ही डर रहे हो। तभी मीरा उनके पास आती है और वो शांत खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें सीधे ताबूत के अंदर की मिट्टी पर हैं। तुम लोगों ने उसे जगा दिया है, वो अब इस गांव से अपनी प्यास मांगेगा। इतना सुनते ही दोनों मजबूर वहां से भाग जाते हैं और रोहन भी अपने घर आ जाता है। अब रात हो चुकी थी।
ताबूत वहीं कुएं के पास खुला पड़ा था। रोहन ने तर्क से खुद को समझा है कि वो सब बस उस मीरा और गांव वालों का अंधविश्वास है। मैं जानता है कि वो कुछ नहीं है। लेकिन उसके सीने में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक रोहन के घर के दरवाजे पर 3 धीमी लगातार खटखटाहट की आवाज आती है। रोहन बिस्तर से उठता है। कौन है? कौन है इतनी रात को? वो दरवाजा नहीं खुलता। खटखटाहट बंद हो जाती है। रोहन चैन की सांस लेता है। तभी उसके पीछे से एक बेहद धीमी ठंडी सांस की आवाज आती है। रोहन कांप जाता है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं तुम्हारी हूँ रोहन, तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ। रोहन तेजी से पीछे मुड़ता है। कमरे में कोई नहीं है। अरे नहीं, कोई नहीं है। ये मेरा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। रोहन खुद को शांत करता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा है। वो हाथ बहुत पतला और लंबा है। यहाँ जरूर कोई तो है। रोहन तुरंत अपना कंधा झटकता है और वो देखता है कि उसके कंधे पर सूखी कीचड़ का एक दाग लगा है, बिल्कुल संदूक जैसा, जो उसने कुएं के ताबूत को छूते समय नहीं देखा था। रोहन डर के मारे बाहर की तरफ भागता है, सीधा मुखिया प्रताप के घर की तरफ। रोहन ने अब तर्क को छोड़ दिया था। वो जान चुका था कि काल कुआं में कुछ है। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आत्मा थी या कोई और भयानक चीज जिसका संबंध गांव के मुखिया और रहस्यमय मीरा से था? जैसे ही वो प्रताप के घर के पास पहुंचा है। प्रताप काका, सुनिए तो, बाहर आइए। मैं हूं रोहन, जल्दी बाहर आइए। रोहन की आवाज लगाने पर भी प्रताप बाहर नहीं आते तो वो सोचता है कि अब मुझे तो सर्प मीरा जी ही बचा सकती है। मुझे अब उनके पास ही जाना होगा। रोहन भागता है। जैसे ही वो मीरा के घर के पास पहुंचने बल होता है, तभी उसे एक और भयानक दृश्य दिखता है। दूर कुएं के पास मीरा खड़ी है और उसके साथ मुखिया प्रताप भी है। वे दोनों ताबूत की तरफ देख रहे हैं। मीरा, वो हमारा शिकार आ गया है। अब हम दोनों चैन से सो सकते हैं। इतना कहते ही मीरा और प्रताप दोनों की नजर रोहन पर पड़ती है। दोनों की आंखों में कोई भाव नहीं है और उनके होंठों पर एक डरावनी एक जैसी मुस्कान है। रोहन ने अपने ही मुखिया और जिस अकेली महिला पर उसे दया आई थी, उनके चेहरे पर भयानक विश्वासघात की मुस्कान देखी। वो समझ गया था कि ये सूखा, ये श्राप इन दोनों का बनाया हुआ जाल था। रोहन अब डरते हुए उन दोनों के पास गया। मुखिया जी, यहां क्या कर रहे हैं आप? और मीरा, तुम? स्वागत है रोहन। तुमने कुएं को खोदा, ताबूत को खोला, तुमने उसकी मदद की। किसकी? इस सूखी मिट्टी की? उसकी, जिसे गांव वालों ने जिंदा दफन कर दिया था, जिसकी आत्मा अब कुएं की परछाई बनकर गांव पर राज। क्या बकवास कर रही हो मीरा तुम? गांव वालों ने किसे दफन किया था? ये राज बरसों पुराना है रोहन। ये कुआं जहां आज ताबूत मिला है, 50 साल पहले ये एक घर था और उस घर में मीरा का बेटा रहता था। क्या? मीरा का बेटा? पर मीरा तो मेरी ही उम्र की लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी उम्र की नहीं हूँ रोहन, मैं 60 साल की हूँ। उस सूखे ने मुझे तब से जकड़ रखा है जब गांव वालों ने मेरे बेटे को पानी पीने के जुर्म में मार डाला था। गांव वालों ने उसे मारकर उसके शरीर को उस ताबूत में बंद करके कुएं में दफन कर दिया था और उस रात से उस बच्चे की भूखी आत्मा ने कसम खाई कि वो इस गांव का पानी पी जाएगा और हर 5 साल में एक बलिदान मांगेगा ताकि वो आप उसका खून पी सके। अच्छा, मीरा का तो ठीक है, पर और आप क्यों इसमें शामिल हैं? क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूं। वो मेरा और मीरा का बेटा था। 50 साल पहले हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए।
अब हम उस आत्मा की सेवा करते हैं और हर 5 साल में एक बलिदान लाते हैं। और इस बार बलिदान तुम हो। मुझे छोड़ दो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? प्लीज मुझे जाने दो। प्रतिरोध मत करो रोहन। तुम्हारे शहर के खून से वो आत्मा पूरी हो जाएगी और हमें हमेशा के लिए पानी और शांति मिलेगी। आज दोपहर जब तुमने ताबूत खोला था तो परछाई निकल गई थी। वह अब तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। रोहन अपने पीछे देखता है, जहां अंधेरे में कोई चीज बहुत धीमी गति से उसकी तरफ रेंग रही है। वो कोई ठोस शरीर नहीं है, सिर्फ काली पतली लंबी परछाई हैं। ये क्या है? ये प्यासी आत्मा है रोहन, जो तुम्हारे खून की गर्मी चाहती है। जब तक तुम उसकी प्यास नहीं बुझाओगे वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। परछाई रोहन को जमीन पर गिराकर धीरे धीरे कुएं के किनारे की तरफ खींचने लगती है। मुखिया जी, मैं आपका भतीजा हूं, मुझे छोड़ दो। अमर हो जाओ बेटा, हमारे पाप धो डालो। उस बच्चे को पानी चाहिए था, उसे खून नहीं चाहिए था। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। रोहन की बात सुनकर मीरा और प्रताप दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं और दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्या कहा तूने? हाँ, 50 साल पहले जब उसको प्यास लगी थी, इसलिए वो कुएं पर आया, पर तुम लोगों ने उसे प्यासा ही मार डाला और दफनाया। तो उसकी प्यास खत्म नहीं हुई, उसे पानी नहीं मिला, इसलिए उसने जमीन के सारे पानी को पी लिया। ये श्राप नहीं है, ये बच्चे की प्यास है। रोहन की बात सुनकर परछाई एकदम रुक जाती है। प्रताप और मीरा दोनों स्तब्ध खड़े हैं। तभी ताबूत के अंदर से बच्चे के रोने की धीमी आवाज आती है। माँ, प्यासा हूँ, मुझे बचा लो माँ। बेटा, मेरा बेटा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उस बच्चे को अमरता नहीं, मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के लिए उसे पानी चाहिए। रोहन कुएं के पास रखे पानी से भरे एक छोटी सी बाल्टी को उठाता है। रोहन, रुक। अगर तूने पानी डाला तो वो हम सबको मार डालेगा। वो अब शैतान बन चुका है। शैतान तुम लोग हो, जिसने अपने बच्चे को नहीं बचाया। अब मैं उसकी प्यास बुझा के रहूंगा। रोहन बाल्टी का पानी उस खुले हुए ताबूत के अंदर की सूखी मिट्टी पर उड़ेल देता है। यह सब देखकर प्रताप और मीरा टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। उस रात रोहन ने श्राप की असली जड़ पर वार किया था। पर क्या पानी सच में 50 साल की प्यास बुझा सकता था, या यह केवल एक और चाल थी जिसकी कीमत उन्हें जल्द ही चुकानी पड़ती? खत्म, अब सब खत्म हो गया। खत्म नहीं रोहन, तुमने क्या किया? खून की प्यासी आत्मा पानी नहीं पीती, वो बदला जरूर लेगी। मैंने 50 साल उसकी सेवा की ताकि वो शांत रहे, लेकिन तुमने उसे उकसा दिया। अब वो पानी नहीं, जिंदगी मांगेगा। तभी ताबूत के अंदर की गीली मिट्टी में से बुदबुदाने की धीमी गीली आवाज आती है, जैसे कोई चीज सांस ले रही हो। ये आवाज कैसी? ये उसकी प्यास की आवाज है, जो अब कीचड़ बन चुकी है। रोहन, तुमने उसे उकसा दिया है। मिट्टी अचानक उछलती है और ताबूत के अंदर से गीली मिट्टी का एक बड़ा डेला बाहर निकलकर रोहन के पैरों के पास गिरता है। उस मिट्टी में बाल और सूखी खाल के टुकड़े दिखाई देते हैं। अरे, ये क्या है? ये उसका शरीर है जो 50 साल पहले सूख चुका था। अब तुमने उसे पानी देकर जिंदा कर दिया है। मिट्टी का डेला अपने आप फैलना शुरू कर देता है और धीमे धीमे एक बच्चे के आकार में बदल जाता है। यह आकार पूरी तरह से गीली बदबूदार कीचड़ का है, जिसकी कोई आंखें नहीं हैं।
चाहिए, मुझे बहुत सारा पानी। बेटा नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, शांत हो जाओ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने मुझे पानी नहीं दिया, अब तुम भी सूखोगी। कीचड़ का शरीर तेजी से मीरा के पैरों को जकड़ लेता है। मीरा की सांसें और जीवन अचानक खींचने लगता है। मीरा जोर से चीखती है। अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे छोड़ दो। मीरा अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मीरा, तुझे क्या हुआ? रोहन, इसे मारो, कुछ करो, मेरी मीरा को बचाओ। रोहन की नजर कीचड़ से सने हुए लोहे के औजारों पर पड़ती है जो उन्होंने खुदाई के लिए इस्तेमाल किए थे। औजारों पर अब भी सूखी लाल मिट्टी चिपकी है। हाँ, सूखा। वो बच्चा गर्मी और सूखे से मरा था, इसलिए अब उसे गीला करने से वो और जिंदा हो गया है। रोहन तेजी से जमीन पर पड़ा एक औजार उठाता है और कुएं की तरफ जाता है। क्या कर रहा है तू? अरे काका, हमें इसे सुखाना होगा, इसे मिट्टी बनाना होगा, तभी हम बचेंगे। रोहन फावड़े से ताबूत के अंदर की गीली मिट्टी को तेजी से बाहर फेंकना शुरू कर देता है। जैसे ही मिट्टी हवा में आती है, वो तुरंत सूखकर धूल बनने लगती है। नहीं, मुझे गीला रहने दो। कीचड़ का शरीर तेजी से रोहन के हाथ पर लिपट जाता है। रोहन को झटका लगता है, जैसे कोई बिजली खींच रहा हो। रोहन उस कीचड़ के शरीर को अपनी हाथ से हटाता है और दूर फेंक देता है। तुम सूखोगे, तुम इस गांव का पानी नहीं पी सकते। रोहन अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और तुरंत कुएं के पास पड़े सूखे पत्तों और लकड़ी के ढेर में आग लगा देता है। आग तुरंत तेज हो जाती है। फिर रोहन कीचड़ के शरीर को उठाकर आग के ढेर में फेंक देता है। जाओ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। उससे निकलने वाली भाप ऊपर उठकर एक पल के लिए मीरा के बेटे के छोटे रोते हुए चेहरे का आकार लेती है, फिर गायब हो जाती है। माँ, मैं शांत हूँ। आग धीरे धीरे बुझ जाती है। कुएं के पास सिर्फ राख और सूखी मिट्टी बची है। पूरी रात की भयानक गर्मी के बाद हवा अचानक ठंडी हो जाती है। शांत, अब शांत हो गया। मीरा चली गई, मेरा बेटा चला गया, सब खत्म हो गया। रोहन, नहीं मुखिया जी, अपने आप को संभालो। रोहन जैसे ही ये शब्द बोलता है, कुएं के अंदर से जहां अब तक सूखा था, एक तेज बुलबुले वाली आवाज आती है। अरे काका, ये आवाज कैसी? कुएं के सूखे तले में तेजी से स्वच्छ चमकीला पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। पानी, पानी आ गया। रोहन, तूने गांव को बचा लिया। हाँ काका, अब कोई प्यास से नहीं मरेगा। खत्म हो गया। लेकिन रोहन जानता था कि उसने सिर्फ गांव के सूखे को नहीं, बल्कि गांव वालों के पाप के कीचड़ को भी सुखाया था। उसने अपने इंजीनियर दिमाग और साहस से एक मां के बलिदान की कीमत चुकाई थी।